नमस्कार। हम पिछले टॉपिक में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर रहे थे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में हम डिफरेंशिएशन देख चुके थे और मैंने कहा था कि भाई आगे हम जो है यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक लिया है वो है यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि मैंने बताया था, यू यानी कि प्रॉपर या कंप्लीट और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ऐसी कोशिकाएं जिनमें कि प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, एक कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है, एक पूर्ण केंद्रक पाया जाता है, ऐसी कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगी वो एडवांस्ड होंगी प्रोकैरियोटिक की तुलना में, कॉम्प्लेक्स होंगी प्रोकैरियोटिक की तुलना में, मतलब थोड़ी जटिल होती हैं। ये एक यूकैरियोटिक सेल की संरचना है और ये 2D मॉडल है। और मैं दूसरा दिखाऊंगा, ये 3D मॉडल है इसका। तो पहले 2D में देख लेते हैं और फिर उसको 3D में। आपको बनाएंगे तो ये 2D मॉडल ही बनाएंगे, समझाने के हिसाब से वो 3D मॉडल ठीक है। तो मैं एक बार इसको जैसे आप आंसर जब देंगे तो ये 2D मॉडल ही बताएंगे। इसमें यदि हम देखते हैं बाहर की ओर यदि कोशिका है, ये चूंकि ह्यूमन सेल है, मतलब एक यदि प्लांट सेल की बात करेंगे, यूकैरियोटिक प्लांट सेल की बात करेंगे तो वो कैसी होगी? चौकोर होगी। क्यों होगी चौकोर? क्योंकि उसमें वह जो है सेल वॉल से घिरी हुई होती है, इसलिए वह चौकोर होती है। जबकि ये जो एनिमल सेल होगी ये कैसी होगी? रैंडम होगी, गोलाकार भी कह सकते हैं इसको। गोल प्रॉपर गोल नहीं होती है, तो इसकी कोई डिफाइंड जो है बाउंड्री नहीं होती है। यदि बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो सबसे पहले बाहर की ओर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें यदि दूसरी वाले में देखें हम तो ये है बाहर वाली जो ये एक्चुअली क्या है? पूरी सेल है और उस सेल को फिर बीच में से यदि काट दिया तो ये इस तरह से अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगी। ठीक है, ये बाहर वाला जो है ये न्यूक्लियस होगा, है ना। तो हम इस वाली स्ट्रक्चर को समझने की दृष्टि से ज़्यादा ठीक है। तो ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे जब, तो प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर स्ट्रक्चर होती है। यह जो है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन जो होगा एंकरिंग मॉलिक्यूल होगा और लिपिड जो होगा वो बाई लेयर के रूप में पाया जाता है, दोहरी कला के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बाहर की जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये न्यूक्लियोप्लाज्म, जो देखो सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। और ऑर्गेनेल्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे ऑर्गेनेल्स इसी में ही प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सारे के सारे कोशिकांग जो हैं वो साइटोप्लाज्म में ही डूबे हुए रहते हैं, इस तरह से रहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग हो रहता है, किसके सेपरेट रहता है? किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये बाहर से अंदर आएंगे जब देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म जो होता है सेमी फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स, मतलब इसमें सभी तरह के जो है ऑर्गेनेल्स होंगे और इसके अंदर प्रोटीन्स जो फ्लूइड होगा वो उसमें प्रोटीन भी पाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो है अपने साइटोस्केलेटन या माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये एक्टिन फिलामेंट्स ये भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म अब इस सेल का सबसे सभी अंग जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हम जिसके आधार पर डिवाइड करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को, या कहे तो यूकैरियोटिक सेल को हम
जिसके आधार पर डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। ये जो केंद्रक होता है ये एक केंद्रक झिल्ली द्वारा, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है। ये जो है देखो, ये जो संरचना है इसको हमने बीच में से इस तरह से काट दिया है, तो ये अंदर की स्ट्रक्चर दिखाने के लिए काटा है, बाकी ये पूरा गोल गेंद के समान है, ठीक है। ऐसी गेंद जिसके चारों तरफ छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है, गेंद के चारों तरफ छोटे छोटे छेद हैं, तो ऐसी गेंद है। तो ये जो गेंद है या कहें न्यूक्लियस है, इसको मैं गेंद इसलिए कह रहा हूँ कि गेंद के या गोलाकार है इसलिए। तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, और ये साइटोप्लाज्म से, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग करता है। यानी कि अंदर का जो लिक्विड भरा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है, एक होता है क्रोमेटिन, ठीक है, दूसरा होता है न्यूक्लियोलस, और फिर उसके बाद जो है उस एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो क्रोमेटिन जो होगा वो डीएनए और प्रोटीन का जो मतलब डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स, यदि उस थ्रेड को यदि बात करते हैं, खोलें क्रोमेटिन फाइबर को यदि खोल लेते हैं तो क्या होगा, डीएनए ही होता है वो। तो डीएनए और डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन मिलकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि एक तरह से मान सकते हैं कि जैसे बाल हैं अपने, ठीक है, उन बालों को यदि खुला छोड़ा हुआ है तो वो क्रोमेटिन फाइबर हो गए, और यदि गूंथ दिया हमने उसको तो वो क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो इस तरह की संरचनाएं होती हैं। न्यूक्लियोलस होता है इसमें एक, और बाकी का जो है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसके चारों तरफ जो है छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, इनको न्यूक्लियोपोर बोला जाता है, इनको बोला जाता है न्यूक्लियोपोर। ये जो दिखाई दे रहा है ना, न्यूक्लियोपोर बोला जा रहा है। अब ये जो न्यूक्लियोपोर है ये क्या है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो डीएनए है उसका काम क्या है, डीएनए का काम है जो भी अपनी सूचनाएं हैं वो डीएनए में संरक्षित रहती हैं। तो डीएनए जो है ट्रांसक्राइब होता है एमआरएनए के रूप में, और ये जो एमआरएनए है ये न्यूक्लियो जो पोर है उससे बाहर आता है, और फिर उसका जो है ट्रांसलेशन होता है। जब ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो न्यूक्लियोपोर है इसके पास में जो जितनी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर दाने दाने जैसी संरचनाएं नज़र आ रही हैं। ये जो दानेदार संरचना है ये कहलाती है राइबोसोम। और जो दूर है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य जालिकाएं न्यूक्लियस से दूर हैं, वहाँ उस पर किसी तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जा रही, लेकिन जो पास वाली हैं उस पर छोटी छोटी मणि के समान संरचनाएं पाई जा रही हैं जिनको बोलते हैं राइबोसोम। तो इस संरचना, न्यूक्लियस से जुड़ी हुई संरचनाएं होती है वो कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य जालिकाएं। और जो पास वाली जो एंडोप्रद्रव्य जालिकाएं हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पर राइबोसोम बाहर की सतह पर पाए जाते हैं, और इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं। और बाहर वाली जो हैं, दूर वाली जो हैं, उनको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं, क्योंकि इन पर किसी तरह की राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। अब राइबोसोम नज़दीक वाले पर ही क्यों मौजूद हैं, उसका कारण है। देखिए क्या होता है, जैसे ही एमआरएनए बाहर आएगा, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है हमें पता है, और एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है। न्यूक्लियोपोर से जैसे ही बाहर आएगा तो वो जो मैसेंजर आरएनए है उससे उसका ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। वो जो ट्रांसलेशन है वो यदि वहाँ पर देखो, ट्रांसलेशन में किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एमआरएनए, दूसरा है टीआरएनए, तीसरा है आपके राइबोसोम्स, और फिर उसके बाद जो है मतलब राइबोसोम ये। तो राइबोसोम यदि नज़दीक होगा तो ट्रांसलेशन आसानी से हो जाएगा,
और यदि राइबोसोम नहीं है यहाँ पर तो ट्रांसलेशन यहाँ कैसे होगा? तो इसलिए निकलने वाला एमआरएनए तुरंत जो है राइबोसोम से जुड़ जाता है और फिर टीआरएनए भी उसके साथ ही अटैच हो जाता है और उसका जो है ट्रांसलेशन हो जाता है, यानी कि वो प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। ठीक है, प्रोटीन जो निर्माण हो गया, ठीक है, अब वह प्रोटीन जो है एक सिंगल धागे के समान संरचना है। धागे के समान संरचना है, उस प्रोटीन को हमें कपड़ा बनाना है और कपड़े का फिर हमें बाद में, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना, कपड़ा बनाना है, कपड़े का फिर उससे जो भी है आपको, जैसे शर्ट बनानी है या कुर्ता बनाना है। जैसे धागे का क्या होगा, धागा पहला कपड़ा बनेगा, कपड़े बनने के बाद उसको क्या बनाना है कि उसकी चादर बनानी है, उसको शर्ट बनानी है, उसका सूट बनाना है, क्या बनाना है। तो ये चीज़ अब अभी तो क्या होता है, प्राइमरी प्रोटीन बना है, एक तरह से लीनियर प्रोटीन हो गया। अब वो जो है सेकेंडरी प्रोटीन बनेगा, सेकेंडरी प्रोटीन मतलब कपड़ा बन गया, और फिर उसका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होगा, वो क्या होगा, उसका जो टर्शरी प्रोटीन होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन का जो यहाँ पर प्रोटीन जो है का सिंथेसिस हो गया है, यानी कि ट्रांसलेशन हो चुका है यहाँ पर। तो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस से नज़दीक वाली जुड़ी हुई जो होंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो तो होगी रफ, और दूर वाली होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, साथ ही इसके एक और संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं गोल्जी एपरेटस, या बोलेंगे गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये जो है सिक्रीशन में भाग लेती है। ठीक है, सिक्रीशन में कैसे भाग लेगी कि देखो अभी इसके अंदर देखो, एक यहाँ से मैंने बताया कि हमने एक प्राइमरी प्रोटीन बना लिया है। ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन के बाद उसका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होगा, उस प्रोटीन के अंदर कैपिंग, टेलिंग होती है। ठीक है, और जो भी क्या कहते हैं, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन होता है, तो उससे क्या होगा, प्रोटीन के साथ लिपिड की मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, लिपोप्रोटीन कहलाएंगे। ठीक है, तो वो जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन एक लीनियर प्रोटीन न रह के एक क्या पॉलीपेप्टाइड न होकर वो एक प्रोटीन जो है, जो कि प्रोटीन दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है फंक्शनल प्रोटीन और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन तो एंजाइम के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होते हैं वो संरचना, कोई भी संरचना बनाने में काम आते हैं। जैसे हम यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड तो है ही, और साथ में दूसरा क्या है, प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन कहाँ से आया, ये प्रोटीन यहाँ जो इसका ट्रांसलेशन हुआ था, ये ट्रांसलेशन हुआ है, इसके बाद ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वेसिकल्स के रूप में जाती हैं और गोल्जी एपरेटस से अटैच होती हैं। ये जो गोल्जी एपरेटस है, इसके अंदर फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होते हैं, और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होने के बाद इसमें सिक्रीटरी वेसिकल्स का निर्माण होता है। देखिए ये यहाँ ये यदि इस वेसिकल्स को देखेंगे तो इसमें प्रोटीन है, प्राइमरी प्रोटीन है, ये यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ जुड़ने के बाद इसका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हुआ, और ये जो है स्रावित होने वाली प्रोटीन के रूप में बनी। तो ये छोटी छोटी वेसिकल्स के रूप में, ये जो वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स के रूप में बाहर की सतह वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे अटैच होती हैं, और ये जो है वेसिकल बाहर की ओर प्रोटीन का स्रावण कर देती हैं, सिक्रीशन कर देती हैं। ठीक है, तो ये कैसी प्रोटीन है, ये सिक्रीटरी प्रोटीन है, इसलिए ये जो है वेसिकल्स के रूप में गोल्जी बॉडी से आई और फिर उसके बाद बाहर सिक्रीट हो गई। तो इस तरह से जो है गोल्जी बॉडी है, ये सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में पार्टिसिपेट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस में। तो इसलिए जो है ये गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन सिंथेसिस में, यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन का सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करती है।
अब तीसरी स्ट्रक्चर पर आते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस भी। ये पावर जनरेट करता है, पावर जनरेट करेगा यानी कि शक्ति ग्रह कहते हैं ना हम इसको। तो पावर के रूप में हमारे पास जो करेंसी होती है, यानी कि पावर करेंसी होती है, वो होती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो सारे हम जो चीज़ें हैं, आज मैं सिर्फ आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता रहा हूँ। यदि यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको 2D वाला जो डायग्राम है वो बना देना है, और हर एक ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में आपको ब्रीफ में दे देना है। ठीक है, लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे, आगे हर एक ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे डिटेल्ड। हर एक बहुत आगे हर एक ऑर्गेनेल्स है उसका एक डिटेल्ड चैप्टर है। तो अभी जो है वो सिर्फ ब्रीफ है, आगे फिर हर एक जो है ऑर्गेनेल्स का हम डिटेल पढ़ेंगे कि उसका क्या होता है। तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या काम हो रहा है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण का काम होता है। ठीक है, और जो कोशिकाएं लगातार काम करने वाली अंग से जुड़ी हुई होती है, ऑर्गन सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं, उन कोशिकाओं में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि मसल सेल्स, मसल सेल्स क्या लगातार काम करती रहती हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे किडनी की सेल है, उसमें क्या हो रहा है, लगातार फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, उसमें भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया की ज़्यादा संख्या की आवश्यकता होती है। अब आते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पर। ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर जो है, लाइसोसोम एक्चुअली क्या होता है कि गोल्जी ऑपरेटर से सिक्रीट एक वेसिकल्स का निर्माण होता है, और इन वेसिकल्स में लाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। ये क्या है, गोल्जी बॉडी। इस गोल्जी बॉडी से यदि एक वेसिकल का निर्माण हुआ जो कि सिक्रीटरी प्रोटीन ले गई, दूसरी ऐसी वेसिकल का निर्माण किया, सॉरी, जिसके अंदर की एंजाइम भरे हुए हैं। ठीक है, हमने हमारे पास रॉ प्रोटीन आया, मतलब कि हमारे पास एक कपड़ा आ गया मान लेते हैं, और उस कपड़े का हमें क्या करना है, शर्ट बनानी है, तो शर्ट बनानी है तो ये लो, और यदि हमें उसे सूट बनाना है तो ये लो सूट। तो हमें यहाँ पर जो है उस प्रोटीन या कहें कि जो पॉलीपेप्टाइड आया उसका करना क्या है, ये यहाँ डिसाइड होता है। तो हमने यदि सिक्रेटरी प्रोटीन है तो बाहर चले जाएंगे, यदि फंक्शनल प्रोटीन है एंजाइम के रूप में लाइटिक एंजाइम, तो यहाँ पर क्या है, वो लाइटिक एंजाइम के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसके द्वारा एक अलग से वेसिकल का निर्माण हो जाएगा। ये लाइटिक एंजाइम के रूप में भरी हुई एक वेसिकल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइसोसोम। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो पूरी संरचनाएं हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। हम इनको अलग ये सोचें कि यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अलग संरचना है, नहीं, ये सारी जुड़ी हुई हैं। देखो, हम यदि ईआर को देखेंगे तो ये क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी जो आउटर एनवलप है उसी का एक्सटेंशन है ये। ठीक है, जो बाहरी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी का ये एक्सटेंशन या विस्तार है कि नहीं। ठीक है, और यही यही आगे जो है गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करती है, और गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये पाए जाते हैं, एक्टिन फिलामेंट पाए जाते हैं, जो कि सेल की जो रिजिडिटी है, उसकी जो संरचना है, उसकी जो क्या कहते हैं स्फीति है, वो उसको बना के रखते हैं। नहीं तो सेल जो क्या है पिचक जाएगी भी। यदि ये जो ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नहीं होंगे तो सेल क्या होगी, पिचक जाएगी। ठीक है, एक और संरचना पाई जाती है जो है सेंट्रोसोम। ठीक है, ये जो सेंट्रोसोम है ये डिवीजन के समय, विभाजन के समय ये सेंट्रियोल में सेपरेट होता है, दो सेंट्रियोल में सेपरेट होगा, और सेंट्रियोल क्या है, दूसरा सेंट्रियोल जो है माइग्रेट करेगा दूसरे पोल पर, और फिर इसके बीच में जो है क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स का माइग्रेशन होता है। ठीक है,
तो ये जो हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल्स हैं, और ये जो है पूरी एक यूकैरियोटिक सेल की संरचना के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।